हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना और ताइवान के बीच में एक बार फिर से गर्मा गए हैं, जिसकी वजह से पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में इसका असर देखने को मिल रहा है। आखिर प्रॉब्लम है क्या इन दोनों देशों के बीच में, और क्या ताइवान वाकई में चाइना का हिस्सा है या फिर चाइना एक तरीके से ताइवान को प्रोवोक कर रहा है, या आगे आने वाले दिनों में ताइवान के ऊपर चाइना फिर से कब्जा करने वाला है। इन सारी चीजों को इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर समझेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है कि चाइना और ताइवान के बीच में बेसिकली यह प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से हुई। आज की डेट में हम सभी को पता है कि इसमें अमेरिका भी इंटरेस्ट ले रहा है, इसमें यूनाइटेड नेशंस भी हिस्सा ले रहा है। ऐसा क्यों, ये सारी चीजें आज तक कैसे आ गई, तो चलिए इसको समझते हैं और बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे एबीसी से लेकर कि आखिर प्रॉब्लम कहां पर है और मुद्दा क्या बन गया कि ये दोनों देश आज एक दूसरे के एंटी हैं या फिर वाकई में ताइवान चाइना का ही हिस्सा है। जब हम वर्ल्ड मैप की बात करते हैं तो हम लोग अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस हिस्से की। यह है भारत, और भारत से जब आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो यह वाला देश क्या है, चाइना है। और चाइना के बराबर में ये जो आपको बिंदु दिख रहा है ये है ताइवान। ठीक है, तो यहां पर जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब आप ऐसे समझ लो कि इसको मैं यहां पर जूम करने वाला हूं, तो अगर मैंने इसको जूम कर दिया तो ये कुछ आपको इस तरीके से अब दिखाई देगा। ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये है चीन का हिस्सा, और यहां पर ये है ताइवान। दोस्तों, इतिहास ये कहता है कि चाइना में सबसे पहले हिस्ट्री में ताइवान का उल्लेख 239 एडी में किया गया था। कब किया गया था? 239 एडी में। मतलब इससे पहले चाइना ने अपने इतिहास में कभी भी ताइवान का उल्लेख ही नहीं किया। अब चाइना के इतिहास में यह लिखा हुआ है कि 239 एडी में या 239 ईस्वी में ये जो ताइवान वाला द्वीप वाला हिस्सा है, यहां पर ऑस्ट्रोनेशियन आदिवासी लोग निवास करते थे। मतलब एक ट्राइबल कम्युनिटी रहा करती थी, आदिवासी रहा करते थे, जिनका नाम हुआ करता था ऑस्ट्रोनेशियन। ये बात तो चलिए ठीक है कि चाइना के इतिहास में अगर देखा जाए तो वर्चस्व 239 एडी से ही आया है। अब आगे कहानी बढ़ती है और करीब करीब 17वीं शताब्दी जब आ जाती है तो 17वीं शताब्दी के आसपास चाइना का ये जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, यहां से कुछ लोग पलायन करने लगते हैं ताइवान की तरफ, मतलब ताइवान की तरफ आना चालू कर देते हैं। ऐसा इस वजह से होता है कि चाइना के अंदर इस टाइम पर अत्याचार हो रहा होता है कम्युनिटीज के ऊपर, और ये जो कम्युनिटी होती है इसका नाम क्या है? हाका चाइनीज कम्युनिटी। क्या नाम है इसका? हाका चाइनीज कम्युनिटी। जी हां भाई, हाका नूडल वाला। हाका चाइनीज बेसिकली एक बोली जाने वाली भाषा है वहां पर। तो ये वो लोग हैं साउथ चाइना के लोग जो कि हाका भाषा को बोलते हैं, इस वजह से इनको हाका चाइनीज के नाम से जाना जाता है। अब ये सेम उसी तरीके से होने लगा था जैसे कि पाकिस्तान जब बना था तो एक था ईस्ट पाकिस्तान और एक था वेस्ट पाकिस्तान। अब ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग बोल रहे थे कि वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं ये इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और इन्होंने आगे पाकिस्तान से बगावत कर दी और भारत की मदद से एक नया देश बना जिसको हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। यहां पर भी सेम उसी तरीके की प्रॉब्लम होने लगी, और इंटरनल मैटर्स इस तरीके से इतने बढ़ गए कि यहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ और ये सारे लोग धीमे धीमे शिफ्ट होने लगे, पलायन करने लगे पानी के रास्ते से ताइवान की तरफ। अब ताइवान में कौन लोग पहुंचने लगे? ताइवान में हाका चाइनीज लोग पहुंचने लगे। इस टाइम तक करीब बात हो रही है 17वीं शताब्दी की, इस टाइम तक यहां पर करीब 1.5 मिलियन लोग हो चुके थे जिनकी तादाद हाका चाइनीज की ही थी। तो ये बात है 1895 की, 1895 की। 1895 में ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये है जापान। जापान क्या करता है? हमला कर देता है चाइना के ऊपर और चाइना को हरा देता है। इतिहास के पन्नों में 1895 में पहला युद्ध है चाइना और जापान के बीच में। जापान ने इसमें चाइना को हरा दिया और बदले में चाइना को ये ताइवान वाला जो हिस्सा है ये सौंपना पड़ा जापान को। बात आ गई समझ? अब यहां पर ताइवान पे जापान का कब्जा हो गया, ये सारी चीजें आगे बढ़ती चली गई। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया 1939 में, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो वर्ल्ड वॉर खत्म ही तभी हुआ था जब जापान ने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि जापान के ऊपर अमेरिका ने 2 बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में। ये दोनों न्यूक्लियर बम थे। जापान ने जब सरेंडर किया तो सरेंडर के चलते ताइवान वाली टेरिटरी को भी जापान को मुक्त करना पड़ा। अब जब ये टेरिटरी मुक्त हो गई तो उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो चाइना था वो अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से था। ये चीज ध्यान रखना। तो इसका मतलब चाइना की भी जीत हुई
अब चाइना की जीत हुई है तो इस केस में अमेरिका की मदद से चाइना यहां पर फिर से शासन करना चालू कर देता है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक आप समझ गए हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है और चाइना एक बार फिर से ताइवान के ऊपर राज करना चालू कर देता है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए कहानी आगे क्या बढ़ती है कि यहां पर कुछ ही दिनों के बाद गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। अब ये गृह युद्ध क्या होता है, यहां पर दो व्यक्ति रह रहे हैं, ध्यान रखना, यहां पर दो व्यक्ति रह रहे हैं। कौन कौन रह रहे हैं? एक तो यहां पर यांग रह रहा है, इस व्यक्ति का नाम था यांग, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है माओ त्से तुंग। क्या नाम है? माओ त्से तुंग। अब देखो यहां पर जो सरकार थी वो चल रही थी यांग की, ठीक है, गृह युद्ध के जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद। अब यांग के खिलाफ जो है ये माओ त्से तुंग विद्रोह कर देता है। अब एक बार फिर से यहां पर गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है, दोनों में गृह युद्ध होता है और इसमें जो माओ त्से तुंग की सेना है वो यांग की सेना को हरा देती है। अब आप कहोगे नई सेना कैसे आ गई? ये सेम उसी तरीके से आ गई है जैसे कि पाकिस्तान में हुआ था, और ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नाम की एक नई सेना बना दी गई थी और उसने जो पश्चिमी पाकिस्तान है उससे सीधे सीधे एंटी ले ली थी। उसी तरीके से माओ त्से तुंग ने अपनी सेना खुद बनाई और यांग के खिलाफ विद्रोह कर दिया और यांग की सेना को हरा दिया। अब ये जो यांग है ये कहां जाएगा? ये यहां पर पलायन कर जाता है अपने लोगों के साथ। कहां पर? ताइवान वाले हिस्से में पलायन कर जाता है। हालांकि यांग की यहां पर सरकार चल रही थी तो यांग के पास यहां पर बहुत सारे लोगों का, हजारों नहीं लाखों लोगों का इस टाइम पर सपोर्ट था और यांग आ जाता है कहां पर? ताइवान में। ताइवान में ये आकर, ये बात है करीब करीब 1960 के आसपास की, और यहां पर आकर पहली बार डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना करता है। कौन? यांग करते हैं। अब देखिए यहां पर ताइवान में कुछ दिनों के बाद ली तेंग हुई की सरकार आती है। किसकी? ली तेंग हुई की। यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, ली तेंग हुई की सरकार आती है और इन्हीं को फादर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से ताइवान में जाना जाता है। मतलब ताइवान में जो यांग सरकार है इसने सबसे पहले एक प्रॉपर सरकार की स्थापना करी और ताइवान को एक अलग देश का दर्जा दिया, और उसके बाद ली तेंग हुई ने डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना करी पूरे तरीके से। मतलब एक इलेक्टेड सरकार होनी चाहिए ताइवान के अंदर, और उसकी स्थापना करी जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। अब देखो चाइना यूनाइटेड नेशंस में दो तथ्य हमेशा रखता है इस बात पर कि वो बोलता है कि ताइवान हमारी ही टेरिटरी है। ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जब यहां पर पार्टी की स्थापना करी गई थी, जब ये अलग देश बनाया गया तो इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला गया उस टाइम पर, बाद में इसका नाम ताइवान पड़ गया। अब देखो चाइना ये दो तथ्य कौन से रखता है? चाइना पहली चीज यूनाइटेड नेशंस के आगे ये बोलता है कि हमारे इतिहास में इतिहासकारों ने और राइटर्स ने ये लिखा हुआ है कि जब किंग वंश हुआ करता था, ये क्यू वाला है, किंग वंश जब चाइना में हुआ करता था तो इसने हमेशा इस वाले हिस्से पर भी शासन किया है, तो इस वजह से ये चाइना का ही हिस्सा हुआ। अब दूसरा तथ्य जो चाइना रखता है यूनाइटेड नेशंस के आगे वो ये रखता है कि करीब 17वीं शताब्दी में जब डच यहां पर थे, जब डचों ने यहां पर अपना उपनिवेश बनाया था तो इन्होंने चाइना के साथ साथ ताइवान वाले हिस्से को भी अपना उपनिवेश बनाया था। ये दो तथ्य चाइना हमेशा यूनाइटेड नेशंस के आगे रखता है और इस बात को प्रूव करने की कोशिश करता है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, और ताइवान चाइना का हिस्सा होने के बावजूद भी, उसका प्रांत होने के बावजूद भी चाइना से बगावत करता है और चाइना के संविधान के आधार पर नहीं चलता है। जबकि ताइवान का कहना है कि हमारे देश का अपना संविधान है, हम अपने संविधान के आधार पर चलेंगे और हम चाइना का किसी भी तरीके से हिस्सा नहीं है। अब देखो यहां पर ऐसा चाइना कर क्यों रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो आपके सामने इतिहास आ गया है, ठीक है। लेकिन आपको यह पता है कि चाइना का रवैया क्या है। इसको मैं इसी वजह से सी फॉर चाइना, सी फॉर चंडालपुरी के नाम से जानता हूं। अब देखो भैया, चंडालपुरी की जो हमेशा से सोच रही है, ये अपने साथ साथ पिशाचपुरी को भी उसी थीम में लगा के रखता है। इसने जो श्रीलंका की हालत कर दी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम में पाकिस्तान मतलब पिशाचपुरी की भी वही हालत होने वाली है। मैं यहां पर हमेशा बताता हूं आपको, इधर हम चंडालपुरी से गिरे हैं, इधर हम पिशाचपुरी से गिरे हैं। हालांकि ये बिल्कुल भोला भाला था, लेकिन इसको चंडालपुरी ने और ज्यादा बिगाड़ दिया। ओके, तो अभी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो मिलिट्री प्लान है चाइना का, ये यहां पर बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, और यहां पर जो अमेरिका है उसको टेंशन क्यों हो रही है, या यूनाइटेड नेशंस को टेंशन क्यों हो रही है, ये समझो आप। ये है चाइना वाला हिस्सा, ये है ताइवान वाला हिस्सा। ताइवान के आप ऊपर देखोगे तो ये जो समुद्री सीमा है ये जापान की लग रही है। यहां पर ऊपर हो गया नॉर्थ कोरिया और नीचे हो गया साउथ कोरिया, तो ये साउथ कोरिया वाली सीमा लग रही है।
इधर अगर आप नीचे देखोगे तो ये फिलीपींस है, ये फिलीपींस की समुद्री सीमा लग रही है। नीचे अगर आप देखोगे तो ये इंडोनेशिया के ऊपर वाले आपके जितने द्वीप वाले देश हैं इनकी सीमा रेखा लग रही है। हालांकि नीचे एक बहुत बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, उसके आसपास कुछ भी नहीं है यहां पर प्रॉब्लम वाली बात। लेकिन ये ताइवान बीच में चाइना के लिए एक ऐसा मुसीबत का पत्थर की तरह है कि ये चाइना को एक तरीके से इस पूरे हिस्से में एक्सेस लेने से रोक रहा है। और ये वाला हिस्सा आपका प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा कहलाता है, यह आपका पैसिफिक ओशियन है। चाइना यह चाहता है कि वो ताइवान के ऊपर कब्जा कर ले, और एक बार ताइवान के ऊपर कब्जा हुआ तो चाइना को यह पूरा एक्सेस मिलेगा, कहां पर, गुआम तक मिलेगा। यह एक द्वीप है छोटा सा जिसको गुआम के नाम से जाना जाता है। इतना बड़ा यहां पर आपको दिख जरूर रहा है, लेकिन है यह बिल्कुल बिंदु के बराबर, एक छोटा सा पॉइंट के बराबर है, आपको जो मैप में दिखाई देगा। अब ये जो गुआम है, गुआम आपका अमेरिका के द्वारा डायरेक्टली रन कराया जाता है। यह एक ऐसा द्वीप है। एक चीज और, जब आप इतिहास में देखोगे तो कई बार इस हिस्से में अपनी पैठ बनाने के लिए अमेरिका ने गुआम का बहुत अच्छे से यूज भी किया है। गुआम के आसपास चाइना फटक भी नहीं सकता है, लेकिन एक बार अगर ताइवान के ऊपर कब्जा हो जाता है तो चाइना इस पूरे हिस्से को एक्सेस कर लेगा। और प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर गुआम की वजह से अमेरिका अपनी पावर शो करता है और इन कंट्रीज को यूनाइटेड नेशंस में अपने वोट ऑफ राइट के तहत लेकर आता है। लेकिन अगर गुआम तक चाइना पहुंच गया और गुआम हाथ से निकल गया अमेरिका के, तो यह पूरा हिस्सा अमेरिका के हाथ से चला जाएगा। और पश्चिमी देशों के लिए चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा पहले से भी बना हुआ है, अब और बड़ा खतरा बन जाएगा। तो यह है यहां पर मेन प्रॉब्लम। अभी चाइना आप देख ही रहे हो, इसने ताइवान के आसपास अपने सबमरीन्स भी लगा दिए हैं। चाइना डेली यहां पर ड्रिल भी कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हाल ही में चाइना ने बहुत बड़े लेवल पर ताइवान के कोस्टल एरिया के पास में बिल्कुल करी हुई है। और इतना ही नहीं, डेली यहां पर एक रूटीन सेटअप बना हुआ है कि चाइना के जितने भी लड़ाकू विमान हैं वो लगातार ताइवान के ऊपर से गुजर रहे हैं, ताइवान के आसपास फटक रहे हैं। ये सारी चीजें अपना डोमिनेंस दिखाने की आदत है चाइना की हमेशा से। वो हमेशा से भारत के साथ भी यही करता आया हुआ है। लद्दाख वाले रीजन में पाकिस्तान की मदद से वो हमेशा ऊपर जम्मू कश्मीर वाला रीजन, लद्दाख वाले रीजन में भी अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है। नीचे उसने श्रीलंका के साथ दूसरा खेल खेला, वहां पर श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस तक पहुंचा दिया। इतना लोन देता रहा, इतना लोन देता रहा कि श्रीलंका के ऊपर इतना कर्ज हो गया कि वो उस कर्जे को आज चुकाने की स्थिति तो छोड़िए, अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को बचा लिया। वही अपने आप में बड़ी बात है। तो ये है पूरा मुद्दा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे यहां पर। अब देखिए जो शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग चाइना में इस टाइम पर राष्ट्रपति हैं। इनका कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो एक प्रांत भटक चुका है वो हमारे देश से मिल जाए। इनका सिर्फ यही कहना है, लेकिन कहने और करने में बहुत अंतर है। चाइना के तेवर शांति वाले दिखते नहीं है, जिसकी वजह से हम सभी को पता है उसका रवैया क्या रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए तो अमेरिका टेंशन में क्यों है ये आपको पता ही लग गया है, गुआम की वजह से। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा फाउंडेशन बैच अगस्त के महीने में स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा अभी 10 तारीख से मेरा स्टैटिक जीके का फुल बैच भी स्टार्ट हो रहा है। आप इसे अनअकैडमी में ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिस्काउंट कोड वरुण 777 अगर आप लगाएंगे तो इस टाइम पर जो बेस्ट ऑफर मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो अभी की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।